आमतौर पर किसी संपत्ति विवाद की अगर बात करें तो उसमें पैतृक प्रॉपर्टी के विभाजन के विवाद की एक आम बात होती है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का अगर विभाजन होता है जो कि पैतृक प्रॉपर्टी होती है तो उसमें लड़ाई झगड़े या फिर विवाद की स्थिति जरूर होती है। आज के इस वीडियो पे हम आपको पैतृक प्रॉपर्टी क्या होती है, पैतृक प्रॉपर्टी में पुत्रों का अधिकार क्या होता है, पैतृक प्रॉपर्टी का विभाजन कैसे किया जाए, पैतृक प्रॉपर्टी में पुत्रियों का क्या अधिकार होता है, पैतृक प्रॉपर्टी ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का क्या अधिकार होता है और पैतृक प्रॉपर्टी विभाजन की प्रोसेस कंप्लीट कैसे की जाती है ये बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि पैतृक प्रॉपर्टी क्या होती है, पैतृक प्रॉपर्टी में विभाजन कैसे होता है, पैतृक प्रॉपर्टी में किस किस का अधिकार होता है। हेलो गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें कि पैतृक प्रॉपर्टी क्या होती है। पैतृक प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक संपत्ति या जो भी एक अचल संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है बिना किसी बंटवारे के, 4 पीढ़ियों तक जब वो ट्रांसफर होती है तो उसे मूलतः पैतृक प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि कोई आपके परदादा की एक प्रॉपर्टी है जो कि आपके दादा को मिली, आपके दादा से दादा को मिली, इसके बाद आपके पिताजी को मिली, तो वो प्रॉपर्टी एक पैतृक प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये होती है कि उस प्रॉपर्टी का बीच में कहीं भी विभाजन या बीच में कहीं भी बंटवारा ना हो, क्योंकि अगर एक पैतृक प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी का टाइप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से डाइवर्ट होके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो किसी भी एक पैतृक प्रॉपर्टी को पैतृक प्रॉपर्टी के रूप में तब आंका जाता है जब बिना विभाजित या फिर अविभाजित तौर पे वो पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को पैतृक प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पैतृक प्रॉपर्टी में विभाजन की प्रक्रिया क्या, विभाजन क्यों जरूरी होता है या विभाजन कब किया जाता है। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी आपके पिता के नाम पर है जो कि पैतृक प्रॉपर्टी है, जिस पर आपका जन्म से अधिकार होता है। तो अगर आप अपने पिता की 4 संतानें हैं और आप उस प्रॉपर्टी पे अपना अपना हक अलग अलग करके अपने अपने हिस्से के भूमि स्वामी बनना चाहते हैं, तब प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी के विभाजन की प्रक्रिया की जाती है। पैतृक प्रॉपर्टी विभाजन की प्रक्रिया हिस्सों का बंटवारा के नाम से भी जानी जाती है। अब बात करते हैं कि पैतृक प्रॉपर्टी में पुत्रियों का क्या अधिकार होता है। वर्ष 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता था, यानी कि लड़कों का अधिकार होता था, लड़कियों का अधिकार नहीं होता था, जो कि एक पक्षपात को परिभाषित करता था, या आप कह सकते हैं कि पक्षपात का कानून भी इसे कहा जा सकता है। तो यहां तक 2005 के पहले तक की बात है कि पैतृक प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता था। लेकिन 2005 के बाद जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया तब उस पे पैतृक प्रॉपर्टी में पुत्रों का जितना जन्म से अधिकार होता है उतना पुत्रियों को वो अधिकार दिया गया। अब बात करते हैं कि क्या पैतृक प्रॉपर्टी में एक विवाहित महिला का अधिकार होता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके संशोधन के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन जिसे कहा जाता है, उसके अनुसार चाहे लड़की विवाहित हो या अविवाहित हो, पैतृक प्रॉपर्टी पे जितना उसके भाइयों का या जितना लड़कों का अधिकार है उतना लड़की का अधिकार है। चाहे उसकी शादी हो गई हो या फिर वो उसका विवाह हो के वो दूसरे घर चली गई हो, उस पे उसका उतना ही अधिकार होता है। इसको संशोधित करते हुए 2005 में ये बनाया गया कि जितना अधिकार पुत्रों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है पैतृक प्रॉपर्टी में, उसी प्रकार से अधिकार होगा पुत्रियों का, अगर वो एक प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी है। तो बात करते हैं कि एक पैतृक प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ एक्वायर्ड या फिर स्वार्जित संपत्ति में क्या अंतर होता है। मान लीजिए अगर आपके पिता ने या फिर किसी एक आदमी ने कोई प्रॉपर्टी आप अपने पैसे से परचेस की है और उस प्रॉपर्टी को परचेस करने में उसने उस पैसे का इस्तेमाल ना किया हो जो कि सभी के हिस्से का था, या कि मान लीजिए किसी एक पैतृक प्रॉपर्टी से कमाई हुई संपत्ति से वो धन आया हुआ था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से जो प्रॉपर्टी अर्जित की है वो प्रॉपर्टी एक स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है, जिसपे ना तो पुत्रों का अधिकार होता है और ना ही पुत्रियों का अधिकार होता है। इसके बजाय अगर बात करें जो प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी बिना विभाजन के आपके नाम पर या आपके पिता के नाम पर ट्रांसफर हुई है, वो प्रॉपर्टी एक पैतृक प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाएगी। अब बात करते हैं पैतृक प्रॉपर्टी में पत्नी का क्या अधिकार होता है या आपकी पत्नी का क्या अधिकार होगा। मान लीजिए कोई एक पैतृक प्रॉपर्टी है जो कि आपके पिता के नाम पर है और आपकी पत्नी उस पर अधिकार करे, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उस पर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। हाँ, अगर पति की मृत्यु
प्रॉपर्टी के बंटवारे से पहले हो जाती है, तो बंटवारे के बाद जब प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाता है तब उसके नाम की जो हिस्से की प्रॉपर्टी होती है आपके पत्नी प्लस आपके बच्चों के नाम पे बंटवारे के रूप में की जाएगी। इसके अलावा अगर पति के मौजूदगी में, पति के जिंदा रहते उस प्रॉपर्टी पे पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। इसके बाद बात करें कि पैतृक प्रॉपर्टी में आपके ससुर की पैतृक प्रॉपर्टी में बहू का क्या हक होता है, तो जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि जब तक पति जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी में पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। बंटवारे के पहले अगर पति की मृत्यु हो गई है तो बंटवारा उसके पुत्रों और पत्नी के बीच में किया जाएगा, तब जाके उस प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या स्वअर्जित संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है। तो स्वअर्जित संपत्ति, मान लीजिए अगर आप विरासत में मिली कोई संपत्ति है और या फिर खुद से कमाई हुई संपत्ति है आपकी, तब उस पे आपके बच्चों और आपकी बीवी का आपकी मृत्यु के बाद अधिकार होता है, जब उस पे फौती नामांतरण किया जाता है। इसके बाद बात करें कि पैतृक प्रॉपर्टी के विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक पैतृक प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी का विभाजन करना चाहें, या फिर आपके पास एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी का विभाजन करना चाहें, तो इसके दो रास्ते होते हैं। पहला होता है कि आप स्वतः के आधार पर उसका बंटवारा करें, दूसरा होता है विवादित स्थिति में आप न्यायालय का अनुसरण करें या फिर कोर्ट की सहायता लें, तब वहां से बंटवारा किया जाता है। पहले की बात करें तो पहला आप भूमि स्वामी या फिर जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है या फिर पैतृक प्रॉपर्टी मान लीजिए आपके पिता की, तो वो अपने घर पे बैठ के उस प्रॉपर्टी का बंटवारा अपने पुत्रों के मध्य करता है और बंटवारे को रजिस्टर्ड करवाने के लिए एक एप्लीकेशन अंचल कार्यालय या तहसील कार्यालय में किया जाता है, जहां स्वतः के आधार पर फर्द बंटवारा प्रस्तुत किया जाता है। उस फर्द बंटवारा के में ये सारी मेंशन होती है कंडीशंस कि किस प्रॉपर्टी को किस लड़के के नाम पर और कितने रकबे में से कितना रकबा उसे दिया जाना है, तो इसे फर्द बंटवारा भी कहा जाता है। तो ये होती है एक पारिवारिक बंटवारा, इसे भी कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करवाना होता है, तब जाके इसे बंटवारे के बाद आपका दाखिल खारिज होता है बंटवारे के हिसाब से और उस प्रॉपर्टी पे आपका नाम अंकित होता है अपने हिस्से में। दूसरी बात करें कि विवादित स्थिति में जब केस फाइल किया जाता है तब कोर्ट अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी के बराबर हिस्से करके सभी उत्तराधिकारियों के हक में रजिस्टर्ड करती है। तो ये होते हैं पैतृक प्रॉपर्टी की। अब बात करें स्वार्जित संपत्ति की, तो मान लीजिए कोई एक स्वार्जित संपत्ति है और आपके पिता की डेथ हो जाती है, तो उस पर सारे भाइयों का और बहनों का और आपकी माता का नाम रजिस्टर किया जाएगा एज अ डेथ म्यूटेशन, और जब उसका बंटवारा होगा तो समान रूप से बंटवारा होगा। लेकिन अगर आपकी बहनें उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो वो इसका रिलीज डीड कर सकती हैं या हक त्याग कर सकती हैं। हक त्याग सारे भाइयों के पक्षों में बहनें करती हैं। इसके बाद उन्हें हक त्याग के आधार पर दाखिल खारिज कराना होता है, तब जाके उनका नाम अलग किया जाता है। अब बात करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के विभाजन के लिए धाराएं क्या होती हैं। तो मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग भू राजस्व संहिता है जो मुझे याद नहीं है, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में 178 और 178 का के अंतर्गत बंटवारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर आप बंटवारा कराना चाहते हैं तो अब बात करते हैं कि बंटवारे के लिए प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देना है अपने अंचल कार्यालय में, या फिर अगर आप पारिवारिक रूप से बंटवारा कर चुके हैं तो भी आपको बंटवारे का एप्लीकेशन देना है, और उस बंटवारे के एप्लीकेशन के साथ आपको अपनी प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने हैं। प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप उस पर मेंशन करते हैं तब जाके वो केस रजिस्टर्ड होता है आपके बंटवारे के मध्य में, तब जाके आपका पेशी दिनांक वहां पर निश्चित की जाती है। आपसे हल्का पटवारी फर्द बंटवारा प्रतिवेदन लेता है। इसके बाद अपने प्रतिवेदन में वो प्रतिवेदित करता है कि फर्द बंटवारा जो भी मालिक है और जो भी जिनके भी नाम पर प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाना है उनकी पूर्ण सहमति है, उस पर आपके सिग्नेचर्स होते हैं। इसके बाद जो अनावेदक होते हैं जिनके नाम पर प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाना है उनसे अनापत्ति या एनओसी ली जाती है, यानी कि उसमें शपथ पत्र लिया जाता है, उसमें मंजूरी ली जाती है, बंटवारे पे सहमति ली जाती है, जो कि एक 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करके अंचल कार्यालय में दिया जाता है। तब उस प्रॉपर्टी का बंटवारा करके पृथक पृथक और सारे जो भी उत्तराधिकारी होते हैं सबके नाम पर रजिस्टर्ड किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी बंटवारे की प्रक्रिया होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।